विद्यासागर यानी ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया उन्हीं की यूनिवर्सिटी में। आपको मालूम होना चाहिए, विद्यासागर यूनिवर्सिटी का निर्माण 1981 में किया गया था और उसमें एक मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। लेकिन वो मूर्ति किसने तोड़ी आज तक किसी को पता नहीं चला, आज भी वह जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिरकार लोग मूर्तियां तोड़ते क्यों हैं? क्या मूर्ति तोड़ने से विचारधारा समाप्त हो जाती है? क्या मूर्ति तोड़ने से किसी को भुलाया जा सकता है? क्या जिस व्यक्ति की मूर्ति बनाई जाती है या जिस व्यक्ति की मूर्ति तोड़ी जाती है, क्या वो अपने जीवन के समय में ये जानना चाहता है कि क्या उसकी मूर्ति बननी चाहिए? क्या वास्तव में उसकी मूर्ति का निर्माण होना चाहिए? नहीं। वो जो व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि आखिरकार उसकी मूर्ति का निर्माण हो। फिर भी लोग उसकी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए मूर्ति का निर्माण करते हैं और विचारधारा को समझने के लिए आगे जो आने वाली वंशज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए आखिरकार क्या चीज़ एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसी लिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। लेकिन लोग अपने राजनैतिक फायदे के लिए मूर्ति का विखंडन कर देते हैं, मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो बेटा होता क्या है, मूर्ति क्यों तोड़ी गई, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था? लोग राजनीतिक लाभ के लिए मूर्तियों का विखंडन कर देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में विचारधारा का विखंडन किया जा सकता है? तो मैं कहूँगा विचारधारा का विखंडन कभी भी नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में और समझते हैं थोड़ा सा। ईश्वर चंद विद्यासागर ये केवल एक नाम है, लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर एक विचारधारा है। मैं उस विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए 1820 की बात है, सितंबर का महीना था 1820 में ठाकुर दास और भगवती देवी यानी जो कलकत्ता में रहा करते थे, वहां पर ईश्वर चंद बंदोपाध्याय का जन्म हुआ। और ईश्वर चंद बंदोपाध्याय नाम हुआ करता था, पहले उन्हें हम विद्यासागर के नाम से नहीं जानते थे। तो ईश्वर चंद बंदोपाध्याय एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लिए थे। रूढ़िवादी का मतलब यह होता है कि जो संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति हो, जो किसी नियम को फॉलो करता हो, जो नियम का पालन करता हो। तो ईश्वर चंद विद्यासागर जो हुआ करते थे, जब वो स्कूल में गए तो भी उनकी विद्वता झलक रही थी, जब वो कॉलेज में गए तो भी उनकी विद्वता झलक रही थी। ईश्वर चंद विद्यासागर सिर्फ एक नाम नहीं है। ईश्वर चंद विद्यासागर एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे, बहुत बड़े शिक्षक हुआ करते थे, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। ईश्वर विद्यासागर एक बहुत बड़े लेखक भी हुआ करते थे और साथ ही साथ पब्लिशर भी हुआ करते थे। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि आखिरकार ईश्वर चंद विद्यासागर एक व्यक्ति के अंदर संपूर्ण ज्ञान का भंडार हुआ करता था। इसीलिए सन 2004 में ईश्वर चंद विद्यासागर को सर्वश्रेष्ठ बंगाली का खिताब दिया गया। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए 1828 ईस्वी की बात है, 1828 ईस्वी की बात है, उनको संस्कृत का भरपूर ज्ञान प्राप्त हुआ। और स्कूल और कॉलेज यानी कॉलेज के ज़माने में जब वो गए वहाँ पर कॉलेज के टाइम में, तो वहाँ पर उनको संस्कृत में अत्यंत अगाध ज्ञान होने के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। संस्कृत और दर्शन में उन्हें भयानक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके कारण उन्हें क्या प्राप्त हुआ? विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हुई। और हाँ, ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे वो बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। उन्होंने लड़कियों के शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने विधवाएं, आपको मालूम होता था पहले विधवा सती हो जाती थी, यानी पति के मरने के बाद पत्नी चिता पर बैठ करके जल जाती थी, यानी महिला पुरुष के बिना बिल्कुल कोई काम उसका नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने 1856 में अंग्रेजों से मिल करके उन्होंने एक एक्ट लाने का प्रयास किया, जिसको हम लोग रीमैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। 1856 में आया और विधवाओं का विवाह शुरू हुआ, विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हो गया था। जब समाज के लोग ये कहने लगे कि आपका भी तो पुत्र है नारायण चंद्र का विवाह आप किसी विधवा से क्यों नहीं कर देते, तो सोचिए ईश्वर चंद विद्यासागर की महानता को आप जरा सोचिए। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह
एक विधवा से कर दिया और समाज के सामने उन्होंने एक भरपूर उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, ईश्वरचंद विद्यासागर एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने समाज के लिए कम से कम 100 स्कूल बनवाए, लड़कियों के लिए 35 से 40 विद्यालय बनवाए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत बड़े रिफॉर्मर हुआ करते थे, समाज सुधारक। आज की डेट में बहुपत्नी यानी जो पॉलीगैमी होती थी, यानी जो कई पत्नियां रखने का रिवाज हुआ करता था हिंदू धर्म के अंतर्गत, उसको भी समाप्त करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्हें हम पॉलीमैथ कहते थे। पॉलीमैथ का मतलब समझते हैं, एक साथ एक व्यक्ति में अगर भरपूर ज्ञान आ जाए, वो एजुकेटर भी हो, राइटर भी हो और साथ ही साथ फिलॉसफर भी हो, संस्कृत का ज्ञानी भी हो, समाज सुधारक भी हो, तो हम उसे पॉलीमैथ कह सकते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर को हम पॉलीमैथिशियन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमारा कहने का, हम ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो उसका कारण यह था कि क्योंकि भारत में नारियों का जो सम्मान और अपमान होता था, उन्हीं सब रूढ़वादियों को समाप्त करने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने कई प्रकार की प्रथाओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया था। आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें बैताल पंचविशी भी हुआ करता था और एक था हिंदू रीमैरिज बुक भी उन्होंने लिखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर को हम केवल कुछ शब्दों में सीमित नहीं कर सकते। ईश्वरचंद विद्यासागर को हम शब्दों में नहीं, अपने विचारों में रख सकते हैं, उनके आदर्शों का पालन कर सकते हैं, समाज में जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। और हां, आपको पता होना चाहिए, जुलाई 1891 को ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मृत्यु हो गई थी और जन्म उनका 1820 में ठाकुरदास और भगवती देवी के परिवार में, यानी वो एक रूढ़िवादी परिवार था, उसमें हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार विद्यासागर जी का योगदान क्या है। विद्यासागर जी का योगदान शिक्षा में है, समाज सुधार में है, महिलाओं को सम्मान दिलाने में है। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिलाया, महिलाओं को शिक्षा की ओर आगे ले गए, जो महिला पति के मरने के बाद बिल्कुल से समाज के लिए बेकार हो जाती थी, उस महिला को पुनर्विवाह कराने का एक्ट पास करवाया, तो आप समझ सकते हैं वह व्यक्ति नहीं, ईश्वर था। और नाम भी उस व्यक्ति का क्या था? ईश्वर था। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद भी आज तक हम उन्हें याद करते हैं। आप सोचिए, हमें और आपको कितने लोग याद करते हैं? तो हमें और आपको शायद हमारे परिवार या हमारे मित्रगण याद करते हैं, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर को शायद पूरा संसार याद करता है। उनके समाज सुधारों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, विद्यालयों के लिए। इसीलिए सन 2004 में उन्हें क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ बंगाली की उपाधि दी गई और संस्कृत और दर्शन के ज्ञान के कारण उन्हें हम विद्यासागर के नाम से जानते हैं। वरना उनका नाम था क्या? ईश्वरचंद बंडोपाध्याय। लेकिन विद्यासागर, उन्हें संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उनको विद्यार्थी जीवन में ही क्या प्राप्त हो गया? विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मूर्ति तोड़ देने से विचारधारा समाप्त हो जाएगी? नहीं, मूर्ति तोड़ देने से किसी भी कीमत पर विचारधारा समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मूर्तियों को तोड़ना या मूर्तियों को बनाना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी विचारधारा जिंदा रहे। और मूर्तियां अगर तोड़ दी जाती हैं तो भी विचारधारा हृदय में होती है, कभी भी मूर्तियों में विचारधारा नहीं होती है। तो इसीलिए मूर्ति का तोड़ना बहुत दुखद था। मैं भी दुखी था। संसार में या भारत में जितने भी लोग रिफॉर्म या समाज के सुधारक हैं, वो भी दुखी थे। लेकिन आप जानते हैं, भारत में कई प्रकार की विचारधाराएं एक साथ काम करती हैं। अगर उत्तर भारत है तो वहां कोई और विचारधारा है, दक्षिण भारत है तो वहां कोई और विचारधारा है, पूरब पश्चिम है तो और विचारधारा है, मध्य भारत है तो और विचारधारा है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए
विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबकी दिशा एक ही है और सब एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। भारत की तरक्की हो, भारत आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बने, इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जहां तक राजनीतिक लाभ का प्रश्न है तो स्वाभाविक सी बात है, सभी अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे महापुरुषों का उपयोग करते हैं। कभी कोई मूर्ति बनाता है, कभी कोई उन मूर्तियों को तोड़ देता है। तो सुविधा अनुसार राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वह मूर्तियों का प्रयोग करता है। अगर उसे लगता है कि मूर्तियों को तोड़ देने से उसे लाभ प्राप्त होगा तो वो उन मूर्तियों को तोड़वा देता है, और अगर उसे लगता है कि मूर्तियां बना देने से उसे लाभ होगा तो वो उन मूर्तियों को बना भी देता है। आप जान लीजिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए मूर्तियों का बनाना या मूर्तियों का निर्माण करना सिर्फ लाभ के लिए होता है, विचारधारा को फैलाने का काम नहीं होता। तो राजनीतिक व्यक्ति किस तरीके से मूर्ति का उपयोग करेगा, राजनीतिक व्यक्ति किस तरीके से मूर्ति के बारे में सोचेगा, वह अलग विषय है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में सिर्फ इतना जानता है कि वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हमारे समाज में कई प्रकार की गंदगी थी, कई प्रकार की कुरीतियां थीं, जिसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि वो स्वयं भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो परिवार था रूढ़िवादी, यानी जो विधवा विवाह को अच्छा नहीं मानता था, जो बच्चों की शादी को अच्छा मानता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार से, सुनिए, सबसे पहला संघर्ष जो प्रारंभ होता है किसी भी व्यक्ति का, वह अपने परिवार से प्रारंभ होता है। उसके बाद समाज से वो लड़ता है, और फिर उसके बाद समाज में जो लोग समाज सुधार के विरोधी होते हैं उनसे वो लड़ता है। तो इसीलिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजों के साथ मिल करके कई प्रकार के सुधार समाज में किए, और उनकी मूर्ति तोड़ देने से कोई भी व्यक्ति उन्हें समाप्त नहीं कर सकता या उनकी विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकता। आज भी वो पूजनीय हैं, कल भी वो पूजनीय रहेंगे, और परसों भी वो पूजनीय रहेंगे। यानी जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये भारत रहेगा, तब तक वो क्या रहेंगे? पूजनीय रहेंगे। तो याद रखिएगा, इतिहास में आप इनको जान लीजिए, इतिहास में इनके बारे में आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।